स्लाइड दिख रहा है? स्लाइड दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो हम लोग ग्लोबल वाले पे थे, ये हो गया था पोल्यूशन। देखो हजार्ड के बारे में कल बता रहा था मैं कुछ। जब भी अगर ग्लोबल वाली बात होती है और हजार्ड की बात हो रही हो, ठीक है, तो सीधा सीधा समझ लेना उससे कि जितने भी वर्ल्ड है, मतलब जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं, उन सभी के बारे में बात हो रही है। तो अब उस चीज को तुम किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ये तुम जानोगे। तो इसमें होना क्या है कि जो लाखों करोड़ों में मौत होती है उसके बारे में डिस्कस करना रहेगा, और ये बताना रहेगा कि इसके जो मेन सोर्स हैं, जिन वजहों से ये हो रहा है, उसका क्या निवारण किया जा सके आने वाले समय में, और किस हद तक इसको रोका जा सके। अब जो ये बात यहाँ पे जैसे ग्लोबल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जब भी हैजार्ड की बात आएगा तो हैजार्ड के साथ साथ तो तुम प्राइमरी सेकेंडरी का तो बात करोगे ही करोगे। इसके अलावा भूलना मत, फॉसिल फ्यूल का डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को तुम क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक, क्योंकि अगर जब तक फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस नहीं करोगे तब तक ये आंसर तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो मेन इसका जो सोर्स है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, दूसरा कारण क्या तुम्हारा बनता है, डेटोरेशन ऑफ फील्ड या डेटोरेशन ऑफ ट्री, यानी पेड़ों को काटना या पेड़ों को जड़ से हटा देना, भूमि को बंजर कर देना, ये इसका कारण है। और तीसरा द बिगेस्ट फैक्टर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इमिशन सिस्टम। याद रखना, ये मत डाल देना कि क्या कहते हैं उसको, व्हीकल्स, ठीक है ना, व्हीकल्स डालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन में आंसर दोगे, ट्रांसपोर्टेशन इमिशन सिस्टम, उसी में तुम्हारा 3 टाइप में बढ़ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि व्हाट हैपन इफ एयर पोल्यूशन कंटिन्यू। अगर देखो ये कंटिन्यू की बात कर रहा है, यानी पीछे से चलते हुए अभी तक आ रहा है और आगे भी चलेगा, ये चीज़ों को ध्यान में रखना। या ये कह रहा है कि आज के डेट में जो चल रहा है वो आगे कितना बढ़ेगा। तो इसमें जैसे नॉर्मल में मैंने तुमको यहाँ पे एक लाइन में दे दिया है आंसर, तो तुमको अपने हिसाब से तुमको ये लिखना है कि जो पोल्यूशन हो चुका है, यदि कह रहा अगर इसी तरीके से लगातार चलता रहा तो क्या होगा। तो लगातार चलने की बात अगर कर रहा है तो देखो प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, तो प्रॉब्लम्स उसमें तुमको क्या दिखाना है कि एक माइनर प्रॉब्लम और मेजर प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम्स तुमको दिखाना है। अगर ये चलता रहा तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के वजह से आगे हजार्ड हो सकती है या कोई इवेंट घट सकता है। अब इन माइनर और मेजर प्रॉब्लम में दो केस बनता है, इंडोर प्रॉब्लम और आउटडोर प्रॉब्लम। मतलब ये तो मेजर केस तो हो गए तुम्हारे, उसके अंदर केस स्टडी के अंदर इंडोर और आउटडोर है। ठीक, तो उसके बारे में तुमको डिस्कस करना। अब इंडोर के बारे में मैंने पहले भी शुरू से अब तक बता दिया है, ये टॉपिक काफ़ी ब्रॉड हो गया क्योंकि सब मिक्स है एक ही में। तो इंडोर और आउटडोर में क्या अंतर होता है कि किसी भी जगह के अंदर की, मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की अगर बात करो तो उस जगह के अंदर की बात करोगे तो इंडोर में जो भी पोल्यूशन हो रहा है वो, और फिर जो उस चैम्बर या उस जगह से बाहर का जो है एयर मीडियम, वहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है वो दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, इसके बारे में देखना, और क्या उसकी यूटिलिटी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि व्हाट विल हैपन इफ अ एयर पोल्यूशन कंटिन्यू ऑफ आउटडोर्स, ये लिखा हुआ है। तो देखो क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ते हुए जा रहा, तो क्या है, तो भाई मेजर प्रॉब्लम एक होगी तुम्हारी और दूसरा माइनर प्रॉब्लम होगी। तो मेजर प्रॉब्लम में ये देखा होगा कि जो बहुत बड़ी समस्या वो क्या है, स्किन डिजीज तो तुम्हारा माइनर में आ जाएगा, अस्थमा भी तुम्हारा माइनर में आ जाएगा, ठीक है, स्किन इरिटेशन, आई इरिटेशन, ये सारे तुम्हारे माइनर में आ जाएगा। तो मेजर में क्या होगा, जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, मेंटली डिसऑर्डर का केस हो गया, ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन फेल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, अम्ल वर्षा हो गई, तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है।
अब अगर तुम आउटडोर्स की बात करोगे उसमें कि आउटडोर्स में क्या दिक्कत होगा, तो आउटडोर्स में कोई उदाहरण मिले या ना मिले, आंख बंद करके दो चीजें लिख करके जरूर आना। पहला लिखना ट्रांसपोर्टेशन इमिशन सिस्टम और दूसरा लिखना एग्रीकल्चरल से, ठीक है। ये दोनों ही बिगेस्ट वजह है। ट्रांसपोर्टेशन इमिशन सिस्टम में 3 मीडियम तुमको मिल जाएंगे, एयर के मिल जाएंगे, वाटर के मिल जाएंगे, लैंड के मिल जाएंगे। फ्यूल कंजप्शन वाला उदाहरण मैंने पहले से भी दे रखा है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा एग्रीकल्चर से आएगा वो भी तो तुम्हारा आउटडोर है, तो वहां पे तुम क्या लिखोगे? तो आउटडोर में ये लिख सकते हो कि जैसे हम किसी भी फील्ड की वाटर रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कोई भी फर्टाइल लैंड है और उपजाऊ जमीन पर तुम कोई चीज उगा रहे हो, फल सब्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसकी कुछ बेसिक नीड होगी। तो बेसिक नीड को कंप्लीट करने के साथ साथ उसकी कुछ वाटर रिक्वायरमेंट होगी। वो वाटर रिक्वायरमेंट किसके थ्रू तुम फुलफिल कर रहे हो उसके बारे में डिस्कस करोगे। लाइक एज कि अगर तुम मोटर सिस्टम को अपना रहे हो तो डीजल का खपत होगा, टरबाइन यूज कर रहे हो तब भी डीजल का खपत होगा, खेतों को काट रहे हो, जोत रहे हो, ठीक है, मतलब प्लम्बिंग कर रहे हो, तो उसमें प्लम्बिंग करने में क्या होगा? पहले क्या था कि नॉर्मल प्लम्बिंग हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि हम लोग हाईटेक होते जा रहे हैं तो ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे गेहूं को काटने के लिए कई तरीके की मशीन आ चुकी है, तो उन सब मशीनों का हम यूज कर रहे हैं, उसमें भी डीजल ही पड़ता है। कुछ कुछ पेट्रोल्स भी, पेट्रोल इंजन वाले भी होते हैं, ज्यादातर तुम्हारे यही होते हैं, तुम्हारे डीजल इंजन होते हैं। तो जो जिस रेटिंग से तुम्हारा डीजल वहां पे लग रहा है वो, और जो मशीनरी हो रही है वो, उससे जो गैस निकल रहा उसका क्या सेपरेशन है। दूसरा, जो हम खाद के लिए यूज करते हैं, ठीक है, खाद के लिए जैसे यूरिया हो गया, तो यूरिया हम डाल देते हैं कि ताकि जो है हमारा सही रहे, लेकिन यूरिया क्या करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को डे बाय डे इंक्रीज करता रहता है। ये ज्यादा अगर बढ़ा देगा तो भूमि बंजर हो जाएगी। वैसे भी हमारा जो ट्रोपोस्फियर में 3 बेसिक गैस मिलते हैं, वो तुम्हारा नाइट्रोजन ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है। तो सोचो अगर भूमि भी अगर नाइट्रोजन पूरी हो जाएगा तो बंजर तो हो ही जाएगा, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो देखो ऐसा क्या है कि अब तुम कहोगे, सोचोगे कि कैसे अगर हम खेतों में यूरिया डाल रहे हैं या कोई भी ऐसे सस्पेंडेड से डाल रहे हैं जिससे पैदावार बढ़ सके, तो वो कैसे हार्म करता है? तो देखो सभी चीजें, जो अर्थ है वो हैबिटेट होता रहता है। वो प्रेसिपिटेशन होने के दौरान पानी के अंदर, जो मिट्टी के अंदर वाइड रेशियो होते हैं, वो वाइड रेशियो वाटर कंटेंट रेशियो में भी हो सकता है या तो एयर कंटेंट रेशियो में भी हो सकता है। तो वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया रहता है, तो उसकी जगह वो ले लेता है। अब जब वही वेपराइजेशन का सिस्टम होगा तो फिर से वही एयर पॉल्यूशन, जहाँ वेपराइजेशन हुआ वही काम वहाँ पे चालू हो जाएगा। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे आउटडोर का दे सकते हो। अगर इंडोर के प्रॉब्लम है तो इंडोर में तो क्लोरोफ्लोरो वाला उदाहरण दे सकते हो। ऐसा टॉपिक पढ़ करके जाना जो सभी में कॉमन हो, मतलब तुम आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सको। हर चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कम पढ़ो, ढंग का पढ़ो और लिखो तो तगड़ा लिखो, ठीक। तो यहाँ पे इंडोर के लिए तुम सीएफसी वाला पढ़ लेना उदाहरण, अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो, ठीक। सीएफसी वाले में क्या लिखोगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसोल के बारे में जिक्र करोगे। अब जब तुम अपने कॉपी में एरोसोल के बारे में जिक्र करोगे तो सबसे बड़ी बात पॉइंट वाली क्या है, तुम कौन से एरोसोल की बात कर रहे हो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तुम अर्थ एरोसोल की बात कर रहे हो या तुम एयर कूलिंग एरोसोल की बात कर रहे हो। अर्थ एरोसोल क्या करता है कि अपने आप को हील करने के काम आता है, ठीक इसका अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। ठीक। तो अर्थ एरोसोल जो होता है, ठीक, वो ठीक उल्टा काम करता है। अर्थ का एरोसोल खुद को हील करने के लिए काम आता है, अपने आप को वो सही करता है, अपने आप का जो भरण पोषण है वो सारा अपने आप को वो करेगा। लेकिन जो हम एरोसोल की बात कर रहे हैं, जो हम लोग यूज करते हैं कूलिंग के लिए या एयर के लिए, वहाँ पे जो एरोसोल होता है वो एक सीएफसी या एचसीएफसी का काम करता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एचसीएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये चीजें होती है। तो अब अंतर क्या है इन दोनों में?
तो होता क्या है कि अंदर के वातावरण को ठंडा रखने के लिए हम एसी का यूज़ करते हैं। उस एसी में कुछ गैस होते हैं, देखोगे कि एसी के आउटर लेयर में हीट जनरेट करती है, ठीक है? या फ्रिज के बाहरी कवर को छुओगे, जो पाइप सप्लाई सिस्टम है उसमें भी हीट ही होती है। तो होता क्या है उसके अंदर कि वो जो गैस है वो कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर की तरफ गिरते रहते हैं, जो कि तुम लोग एसी के पानी के नाम से जानते हो कि अरे एसी का पानी बाहर की तरफ गिरेगा। उसको तुम ये इस चीज़ से जानते हो कि एसी का पानी है, लेकिन वो वही लिक्विड ड्रॉपलेट होता है, ठीक? तो उसको कहीं न कहीं फेंकोगे, कहीं न कहीं कुछ तो करोगे ही करोगे, तो वो भी हार्म करता है। तो जो उसका गैस होता है जिसकी वजह से, अब सोचो ना, ऐसा क्या उसके अंदर हो रहा है कि जो तुम्हारा रूम है और रूम ठंडा हो जा रहा है। बड़ा अजीब है, अगर सोचो तो खुद से तो आंसर तो बड़ा अटपटा तुम्हें मिलेगा कि ऐसा कुछ तो रिएक्शन हो रहा होगा जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब तुम इसके बेसिक पे जाओगे तो ये पता चलेगा कि हाँ, किसी से ऑक्टेन नंबर ये ले ले रहा है, किसी को ऑक्टेन नंबर दे दे रहा है, कोई चार्ज कहीं पे कुछ बना रहा है, कोई चार्ज कहीं पे बना रहा है, जिसके वजह से अंदर का माहौल कूल हो जा रहा है। लेकिन जब तुम गेट खोलते हो वो बाहर जाता है आउटडोर वाले में। जैसे इंडोर प्रॉब्लम आउटडोर प्रॉब्लम मैंने अभी बताया था, तो वो आउटडोर के सेक्शन में जाता है। आउटडोर के सेक्शन में जाने के बाद वो क्या कमाल करता है वो तो सबको पता है। अब वही चीज़ होती है कि रात के टाइम में जहाँ पे विकसित जगह है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा होती है, रात के टाइम में उमस लगने लगता है। तो कुछ ऐसे बेसिक उदाहरण पकड़ना जिसके बारे में सब पढ़ डालना। अब इसी बेसिक उदाहरण से तुमको ये मिल जाएगा कि यही कारण तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग का होता है। अब कहोगे कि वो कैसे होता है, कि देखो अभी तो व्हीकल्स का मैंने बताया कि इस तरीके से बन रहा है कि रात को उमस लगता है। अब जो कार्बन का साइकिल पीरियड है वो तुमको समझना पड़ेगा, एनिमेशन में है, शायद मैंने डाला हुआ है, देखना। तो कार्बन की जो साइकिल है, जो नेचर हमको कंप्लीट करके देती है उसकी साइकिल पीरियड, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि पेड़ तो आराम से कट ही रहे हैं और काट ही रहे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि बस कार्बन का जो है वो सरप्लस नहीं हो पा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर से, और हर चीज़ कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तुम, मैं, मेटल, नॉन मेटल, एवरीथिंग, एवरीथिंग सारे कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो अब देखो, अब कार्बन की मात्रा बढ़ती भी जा रही है। यही मैं पॉइंट आ रहा था जो पहले स्किप किया था, अभी वहाँ पे अब हम लोग चलेंगे। तो होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है उसके बारे में डिस्कस करना होता है। तो जितने भी वेजिटेशन सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं, और इसमें जो इंडस्ट्री ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र व्हीकल्स ही नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इमिशन सिस्टम ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री भी है, पावर प्लांट्स भी हैं, पावर ग्रिड्स भी हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि पावर प्लांट में सारे चीज़ निकलते होंगे जो हार्म करते हैं। तो एक उदाहरण मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कई सारे गैसेस निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें निकलते रहते हैं। अब पावर प्लांट में क्या होगा, एक बोनस तुमको मिल जाएगा, क्योंकि देखो वो इंडस्ट्री था, अब ये तो पावर प्लांट है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा। तो बोनस में तुमको VOCX मिल जाता है, ठीक है, मतलब वही ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब विजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मिल जाता है तो वो तो तुम्हारे लिए बोनस का काम कर गया। अब बोनस में क्या मतलब, ड्रॉबैक्स में मिल रहा बोनस, अच्छा वाला बोनस नहीं मिल रहा, ड्रॉबैक ही मिल रहा है। तो उसमें भी ये सारी दिक्कतें हैं, उन सबको भी हटाना रहता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, यही सारे वजह है। देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड होने की वजह से क्या है कि डैमेज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डैमेज ऑफ फील्ड। फील्ड तो जा ही रहा, क्रॉप मतलब फसल हो गया, फसल भी जा रहा है, एक ट्री भी तुम्हारे कोलैप्स कर जाएंगे, ग्रीन सीजन इफेक्ट हो जाएगा, अम्ल वर्षा होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबल, ये सब ग्लोबल प्रॉब्लम है, मतलब पूरे दुनिया की ये समस्या है। एक किसी कंट्री की, किसी एक राज्य का, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का या गांव का, शहर का ये मामला नहीं है, पूरा ओवरऑल है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस में एसिड में कैसे जाता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसे देखो नाइट्रिक एसिड जो है, ठीक है, नाइट्रस एसिड में कैसे बदल जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो तुमको पढ़ना होगा और जो समझना होगा, अपने से केमिकल रिएक्शन एक दो ठो अच्छे से याद कर लेना ताकि एग्जाम में लिख सको उसी के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं
देखो यहाँ पे जो तुमको टॉपिक जो मिल रहा है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है, क्यों हमें जरूरत है, ठीक है, या कैसा जो भी है उसको रिड्यूस करने की हमें क्यों मुख्य चीजें की जरूरत पड़ रही है, या क्या ऐसा करेंगे। तो देखो अगर इस तरह से भी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो सीधे सीधे क्या बता रहा है, ह्यूमैनिटी के ऊपर बता रहा है। ह्यूमैनिटी की बात हो रही है तो ह्यूमन हेल्थ आएगा, ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्कस करोगे, क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट आर द फ्यूचर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, क्या हो सकता है फ्यूचर में इफेक्ट। तो फिर से वही चीजें चालू हो गई, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है, मेजर माइनर वाला केस हो गया है। अगर सही टाइम पे नहीं सुधारोगे तो ये अनकंट्रोल हो जाएगा, अनकंट्रोल होने की वजह से कई सारे डिजीज का हमें सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए ना हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, ना साइकोलॉजी प्रिपेयर रहेंगे, ना इकोनॉमिक प्रिपेयर रहेंगे। तो पता क्या चलेगा कि हमारा देश पीछे हो जाएगा। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है, यही सेम एज इट इज कोरोना टाइम में हुआ है, ठीक है। क्या किया वो, उसने यही तो तोड़ा, क्या किया, इकोनॉमिकल तोड़ दिया, ठीक है, साइकोलॉजी तोड़ दिया, ठीक है, यही सारी चीजें हैं। ये उसके बाद तब तुम कोई चीज दिखाओगे कि हाँ ये टूटने, ये तो मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा जो मैं नाम ले रहा हूँ, उसके बाद तुम दिखा सकते हो हाँ हेल्थ से ये दिक्कतें हो सकती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, क्या तुम निकालना चाहोगे। एक जब भी अगर क्वेश्चन में कंक्लूजन पूछ दिया या कुछ इस तरह से आ गया तो उसमें तुमको ध्यान रखना है, तुम पहले उस कंक्लूजन की बात करोगे जो तुम्हारे पास डाटा होगा, ठीक है। तो अब डाटा कौन सा हो सकता है, जो भी देख लो, या तो 5 साल का हो या 10 साल पुराना हो, तुम जो भी देख सकते हो वो देख सकते हो, ठीक है, जो भी तुम डाटा एज्यूम करोगे, या ये दिखाओगे कि तुम्हारे पास ये डाटा सीट है, उस डाटा सीट के हिसाब से तुम बात करो, जैसे ईपीए की बात कर रहे हो, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, एकेडमिक होता है, उसको 2-3 इसके डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसके हिसाब से बता रहे हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से बता रहे हो। तो अब उसके द्वारा जो कंक्लूजन अभी निकल रहा है वो क्या है, तुम्हारा क्या सोचना है वो लिखोगे, और फिर इसके बाद तुम्हारा क्या कंक्लूजन है या तुम क्या मैसेज देना चाहते हो, और या किन चीज़ों पे हमें अवेयर रहना चाहिए वो है। क्योंकि विदाउट एनी अवेयर, ठीक है, ना मैं सही हो पाऊंगा ना तुम लोग सही हो पाओगे, तो अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और एक बात बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ की प्रदूषण या इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ तो पढ़े लिखे लोग ही फैलाते हैं, ठीक है, गांव के लोग तो बिल्कुल नहीं फैलाते हैं, तो उनको चीज़ों को पता ही नहीं है। उनको तो ये पता है कि सवेरे अपना ये काम करना, ये काम करना, यहीं के लोग छेड़खानी करते हैं पढ़े लिखे लोग, इसी वजह से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो अब देखो यही सारे फिर से घूम फिर करके वही क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या कारण है। तो देखो मैंने तुमको वो चीज़ बताया था, क्या कहते हैं, लेवल्स बताया था, मतलब एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर बताया था। तो ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रहा है या होगा, दोनों में से कोई भी केस होती है तो वो पहले इफेक्ट किस पे डालेगा, वेदर पे डालेगा, वेदर यानी क्लाइमेट, ठीक। जब क्लाइमेट चेंज होगा तभी तो ग्लोबल वार्मिंग है। मोस्टली बच्चों का ये थीम होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी का गर्म हो जाना, ठीक है, पृथ्वी का गर्म हो जाना ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग वो होता है कि जिस गैस के कारण, ठीक है, जिस गैस के कारण पृथ्वी की सतह पर गर्मी रुक रही है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अर्थ बहुत ठंडा है, अर्थ कहाँ ठंडा, अर्थ खुदे गर्म है। जिस वजह से कारण अर्थ का जो ट्रोपोस्फेयर में गर्म गैस का न पास करना और उसके वजह से ग्लेशियर का गल जाना, जो ग्लेशियर है उनका गल जाना, वही ग्लोबल वार्मिंग है। अब वजह ग्लेशियर का गलने का ग्लोबल वार्मिंग से क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर है। अब देखो 3 भाग तुम्हारा क्या है, वाटर है, और 1 भाग तुम्हारा क्या है, लैंड एरिया है। अगर ओवरऑल की बात करें तो जो माना गया है, ठीक है। अब उसका क्या सीन घटता है कि अगर ग्लेशियर घटेगा तो वाटर लेवल यानी सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो फिर तो कहानी हिट है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के सिंपल टर्म्स क्या है तो तुम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, अगर तुम पढ़े हो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है।
सारी चीजें अपने आप वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कॉज ऑफ इफेक्ट, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सेम चीजें हैं, देख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द बिगेस्ट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ये भी यहाँ पे है, सेम चीज है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग का देखो यहाँ पे क्या लिख दे रहा है, सीधे सीधे फॉसिल के बारे में लिख दे रहा है, फॉसिल, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल के बारे में लिख रहा है, यही तो सबसे बड़ा कारण है, कुछ भी चाहिए। अब देखो फॉसिल की जरूरत क्यों पड़ी हमें, हमें क्या है कि हर वक्त काम करने की आदत है, तो हमें काम करने के लिए चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत हम लोग मानते हैं जीवाश्म। ये जीवाश्म का ही एक चरण है जिसको हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। और ये जीवाश्म जीवों के कई हजारों करोड़ों साल पहले जो जीव पृथ्वी की सतह में दब करके रह गए या पेड़ पौधे दब करके रह गए, तो उनसे जो क्रिएट हुआ वही आपका जीवाश्म होता है। तो उसको फिल्टर करके केरोसिन, डीजल, ठीक है, पेट्रोल, मेथनॉल पेट्रोल, वाइट पेट्रोल, ठीक है, ये सारी चीजें निकालते हैं। अब इसका यूज क्या हो सकता है, इसको हम मैकेनिकल यूज कर सकते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, स्पीड को मेंटेन बनाए रखने के लिए मतलब वेलोसिटी के लिए यूज कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो कई सारा यूज है, हवा में उड़ जाना, पानी के अंदर चले जाना, क्या है, फॉसिल फ्यूल ही है। अब सोचो, अभी तो तुम हवा में उड़ रहे थे, अब समुद्र के अंदर जो जाती हैं पनडुब्बियां होती हैं या जो जहाज होती हैं, तो चलो वो तो उनका आउटलेट पाइप तो हवा में हो गया, तो एयर मीडियम मिल गया, चलो हो गया। लेकिन जो पनडुब्बी होती है या जो पानी के अंदर के जहाज जो भी होते हैं, या जो भी कह लो गोताखोर होते हैं जो जाते हैं पानी के अंदर जो ये सब करते हैं, उससे भी तो ह्यूमन इफेक्ट बढ़ ही रहा है। तो बहुत सारे बिगेस्ट वजह है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, आवाज आ रही है सब भाग गए क्या, हेलो, हाँ सर। ठीक ठीक ठीक। अब क्या है, व्हाट आर द मेन, अब देखो याद रखना है, कभी भी अगर तुमको अपने एग्जामिनेशन में मेन मिल जा रहा है, बस आंख बंद करके इतना जान लेना, मेन का मतलब तुमको सब कुछ डाल देना उसमें, एग्जाम में जहां मेन दिखा सब कुछ डाल दो उसमें। अब मेन का क्या है, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब देखो यहाँ पे कह रहा ना मेन, तो देखो बच्चे लोग क्या पकड़ते हैं कि भाई ह्यूमन हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, वो चीज़ें नहीं लिखेंगे जो लिखना चाहिए, बाकी उसको छोड़ करके सब लिख डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कज कह रहा है, मेन कज क्या है भाई, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का मेन कज क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, उसमें भी कौन सा फैक्टर आता है, गैसियस फैक्टर आता है। वो गैसियस फैक्टर कहाँ से आता है, ट्रांसपोर्टेशन इमिशन सिस्टम से। तो लिखेंगे क्या, व्हीकल्स लिख देंगे, ठीक है, व्हीकल्स में लिख देंगे, हैवी व्हीकल्स लिख देंगे, लाइट व्हीकल्स लिख देंगे, एरोप्लेन्स लिख देंगे, शिप्स लिख देंगे, लेकिन क्या नहीं लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इमिशन सिस्टम, ये नहीं लिखेंगे। फिर ये भी नहीं लिखेंगे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग बन रहा है क्या वजह से बन रहा है और इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो न ट्रोपोस्फेयर की जिक्र करेंगे न स्ट्रेटोस्फेयर की जिक्र करेंगे, सीधे सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व कर देंगे। भाई जब हम इन चीज़ों को लाएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक, तो वो चीज़ें डिस्कस करने के बाद तब हम ह्यूमन हेल्थ के ऊपर आएंगे, तब वहाँ पे लिखेंगे एक सेगमेंट, लिखेंगे सेगमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। उसमें तुम दिखाओगे कि माइनर कंडीशन में ये हेल्थ इफेक्ट है, मेजर कंडीशन में ये हेल्थ इफेक्ट है। अगर अब वो जो क्वेश्चन तुमने पढ़ा हुआ है जो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि क्या कारण है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, उससे पहले जो जिक्र किया था, या एक इसके पीछे वाला एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, कहाँ गया,
जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो ये सारी चीजें लिखा हुआ है, क्या क्या इसमें हो रहा है, सिम्टम्स, ठीक है। मेजर और माइनर के हिसाब से हजार्ड के केस में देखो, तो वहां पे ये लिखना, यही तो चीज उसमें बताना है कि क्या केसेस बन रहे हैं और क्या हो सकते हैं केसेस के हिसाब से। तो वही चीज तुमको वहां पे अब लिख करके आना है। तो लोग क्या करेंगे, वो लिखेंगे ही नहीं, वो उसको स्किप ही कर देंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं समझेंगे। यहाँ तक कि अभी जो एक क्वेश्चन था कि किन के वजहों से ये अभी तक अगर ये आगे चलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन का ही आंसर था। चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि अगर ये ऐसे ही अगर चलता रहा तो आने वाले टाइम में जो माइनर, आज जिसको आज हम माइनर कह रहे हैं, वो मेजर बन जाएगा और मेजर वाला न जाने क्या कर सकता है। तो अगर उसमें हम डेथ केस की बात करें तो डेथ केस हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पे चलाएगा। तो ये सारे कंडीशन है, सारी चीज़ों का जिक्र हो जाएगा लेकिन वो जिक्र नहीं करोगे, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। फिर अगला जो स्टेप है वो पूछ रहा हाउ यू कैन स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, तुम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप कर सकते हो। तो अब समझना स्टॉप कैसे कर सकते हो, अगर खुद का अगर मेंटली पावर अगर यूज करो, नॉर्मल साइकोलॉजी अगर तुम बात करो, तो वहां पे तुमको कंडीशन क्या दिखेगा, तुम्हारे एक अकेले करने से कुछ नहीं बदलने वाला है, पहली बात तो ये है। फिर भी ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, क्यों, अवेयरनेस के लिए कि तुम ऐसा क्या करोगे या कैसे करोगे कि ग्लोबल वार्मिंग को तुम रोक सकते हो। तो नॉर्मली तुमको आंसर देना होगा और वर्ल्ड वाइड लेवल से जोड़ना होगा, क्योंकि टॉपिक भी ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह से आएगा तो तुम जान जाओगे कि ग्लोबल का है तो पूरी चीजें लिखना है। तो वहां पे अब तुम क्या करोगे, वहां पे सिर्फ यही कर सकते हो कि अवेयरनेस फैला सकते हो। सबसे पहला जैसे लिखा हुआ है स्पीकअप, ठीक है ना, कह सकते हो, बोल सकते हो स्पीकअप, ठीक है, बोल सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो। जो भी हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं उसको रिन्यूअल कर सकते हो। आगे के जब तुम लास्ट ईयर में पढ़ोगे तो एक तुमको बुक मिलेगी जिसका तुमको OMR टाइप का आंसर होगा, अगर उसमें पास हो गया तो डिग्री मिलेगी, नहीं तो उसमें गया तो पूरा खत्म, फिर एक साल एक्सटेंड हो जाएगा। उस सब्जेक्ट का नाम है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो अब उसमें ये सिखाया जाता है कि आपके पास ये सिस्टम है और आप कैसे एनर्जी को फिर से रिन्यूअल कर सकते हो, कैसे रिफिल कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो वो चीजें बता सकते हो कि हाँ ये चीज हार्म करेगा, एसी का यूज नहीं करना है। तो अगर तुम एसी के ड्रॉबैक्स गिनाओगे तो उसके बदले में जो तुम बताओगे उसका तो अच्छा गुड रिजल्ट दोगे ना, बेटर रिजल्ट दोगे। तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट भी तैयार करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम पर्पज से अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल क्या है, अवेयरनेस फैला सकते हो, बड़े प्रोजेक्ट्स को ले सकते हो, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी को तुम बता सकते हो, ठीक है, लोगों को अधिक से अधिक। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अगर तुमको लग रहा है कि ये गाड़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है या तुम्हारे पास फर्टाइल लैंड ज़्यादा है या इस जगह की यहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा है, तो फर्टिलिटी एरिया में देखोगे कि कंजप्शन ऑफ ट्रैक्टर्स या डीजल का क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ के हिसाब से BS5 तो स्किप ही हो गया, BS6 चल रहा है आज के डेट में। तो अब क्या है कि तुम उसको वहाँ पे हटाने की कोशिश करोगे, उसको स्किप करने की कोशिश करोगे। जैसे ये एयर पोल्यूशन BS5 स्किप हुआ कैसे, पूरे लेवल्स में आ करके लोगों ने एक यूनिटी बनाई और इन्होंने ये निर्णय लिया कि आज हम BS4 पे हैं, हम एक जनरेशन का जो गैप है, जो BS5 लॉन्चिंग पैड होता है उस इसको न लॉन्च करके इसके आगे का हम सोचेंगे। तो BS5 मार्केट में आया ही नहीं, सीधे डायरेक्टली क्या आ गया, BS6 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास लॉन्चिंग पैड होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को स्टडी करने के बाद ही हम ग्लोबल वार्मिंग पर विवेचना कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। आज जो BS6 हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल वार्मिंग रुक गया, रुका तो नहीं है, लेकिन कहने को यहाँ पे ये है कि आप जो है उसको सिग्निफिकेंट कर दिए, उसके रेट ऑफ जो इंक्रीजिंग थे उसमें कुछ भागीदारी लेकर के उसका कुछ परसेंटेज कम कर दिए हैं। आप कुछ परसेंटेज कम कर सकते हैं, बाकी हील करना अर्थ के ऊपर है। क्लियर। अब इसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बता दो, लगे लगे हाथ। तो एडवांटेज में क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग के, तो हाँ
पृथ्वी का है, जहाँ जरूरत पड़ेगा वो अपने आप की हीट को रोक लेगा। ये पृथ्वी का ग्लोबल का खुद का गर्म है। लेकिन जो नेचुरली हो रहा है वो सही है, लेकिन जो अननेचुरली है, ठीक है, जो हम लोगों के थ्रू हो रहा है वो काफी डिसएडवांटेज है। तो ये भी तुमको पता चल गया है किन किन जगहों पे कैसे कैसे इसके अफेक्ट होते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इसको अब बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जान ही जाओगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, ठीक है। तो देखो अब ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है तो देखो यहाँ पे आ गया ना। अब सारा टॉपिक तो तुम डिस्कस कर दोगे, ठीक है। कर देने के बाद तुम एक ही चीज भूल जाओगे जिनके वजहों से ग्लोबल वार्मिंग रुक जाता है, ओजोन। ओजोन के पार ऊपर जा ही नहीं पाता ग्लोबल वार्मिंग, जो पृथ्वी का गर्म है, जिसके वजह से स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में ही अटक के रह जाता है। अब वो भी डायनेमिक मोशन करता रहता है, स्टैटिक करता तो बच भी जाता। तो ये सारे कंडीशन है जो आपको समझने चाहिए। किसी को कुछ पूछना नहीं ना है? 1 मिनट बचा है। हेलो, ठीक है। अटेंडेंस हमको एक बार इस बार का भेज देना अभी का, 33 स्टूडेंट। ठीक है। तो अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात होगा तो सिंपल है कि तुमको ओजोन के बारे में डिस्कस करना होगा। विदाउट एनी डिस्कस ऑफ ओजोन लेयर यू आर नॉट एलिजिबल टू राइट डाउन योर एनी क्वेश्चन दी आंसर, ठीक है। दैट इज द मैटर, यही मेन मैटर है आपका, किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे अफेक्ट ओजोन को कैसे कर रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, अंदर से कोई भी, तुम जानते हो कि गर्म चीज़ अगर मिलता है तो वो क्या होता है, उसके आयंस दूर दूर चले जाते हैं। फिर गर्म के बाद कूल ट्रीटमेंट होता है तो चटक जाता है। तो नीचे से भी गर्म मिल रहा है, ऊपर से भी गर्म मिल रहा है, दोनों तरफ से हीट ट्रीटमेंट होगा तो होगा क्या, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जिसके वजह से कॉस्मिक रे पृथ्वी पे सीधे सीधे आएगी और फिर तो तबाही ही तबाही मचेगी।